आज से रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ शुरू करते हैं। दूसरा पाठ है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहले पाठ में तुमने पढ़ा कि हमारे आसपास में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, किस किस तरह के पदार्थ होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं हमारे आसपास में। और अब तुम्हें पढ़ना है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हमारे आसपास पाए जा रहे हैं वो शुद्ध हैं या नहीं। तो शुद्ध हैं या नहीं ये जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि शुद्ध पदार्थ होते क्या है। बता सकते हो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? सर जी ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो। ऐसे पदार्थ जिनमें कोई मिलावट ना हो। इसका क्या मतलब हम समझें? जिसमें पाई जाने वाली चीजें सभी एक ही जैसी हों, कोई दो प्रकार की चीजें उसमें ना मिली हों, है ना। एक ही पदार्थ से निर्मित हो। हाँ, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हो, एक ही प्रकार के अणु हो, उसमें दो प्रकार के अणुओं से मिलकर के ना बना हो, तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें एक ही प्रकार के कण या अणु पाए जाते हैं, किसी दूसरे प्रकार के नहीं। जैसे किसी बर्तन में ऑक्सीजन गैस भरी है। अब हम कह रहे हैं यहां पर कि ऑक्सीजन गैस भरी है, इसका मतलब उसमें केवल ऑक्सीजन है और कोई दूसरी चीज उसमें नहीं है। ठीक। अगर हम कहते हैं किसी बर्तन में पानी भरा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसमें सिर्फ पानी के ही अणु है, कोई दूसरी चीज नहीं है। शुद्ध पानी भरा है। शुद्ध पानी में क्या होगा? जो हम घरों में पानी पीते हैं ये शुद्ध पानी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अन्य खनिज लवण भी घुले रहते हैं। तो जो आसुत जल होता है, जो भाप को ठंडा करके पानी बनाया जाता है, उस पानी में केवल पानी के ही अणु होते हैं। तो वो क्या हुआ? वो भी एक शुद्ध पदार्थ हुआ, क्योंकि उसमें पानी के अणुओं के अलावा कोई दूसरे पदार्थ के अणु नहीं उपस्थित होंगे। तो इसमें जितने ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो भी अणु पाए जाते हैं, जो भी कण पाए जाते हैं, उन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति तथा गुण सभी कणों के एक जैसे होते हैं। सभी कणों के रासायनिक प्रकृति और गुण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। और ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये फिर अब दो प्रकार के हो गए। जैसे हमने भी तुमको उदाहरण दिया, एक ऑक्सीजन का और एक पानी का। ठीक है। तो अगर किसी बर्तन में ऑक्सीजन गैस भरी है या केवल नाइट्रोजन गैस भरी है, तो इसका मतलब उस बर्तन में केवल ऑक्सीजन के अणु हैं या केवल नाइट्रोजन के अणु हैं। तो ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अगर किसी बर्तन में या किसी सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, तो उसमें केवल शुद्ध पानी भरा है, तो उसमें केवल पानी के अणु हैं। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड के ही अणु होंगे, किसी अन्य पदार्थ के अणु नहीं होंगे। तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तत्व, इनको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, और दूसरे होते हैं यौगिक, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। तत्व तथा यौगिक, यानी जो शुद्ध पदार्थ हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। अब तत्व क्या होता है? तत्व की परिभाषा भी वही शुद्ध परिभाषा से ही जुलती है कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विधि से दो या दो से अधिक प्रकार के कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते। किसी भी विधि से दो या दो से अधिक प्रकार के या दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते। जैसे हमने कहा कि किसी बर्तन में ऑक्सीजन गैस भरी है, तो उसमें हम उसमें से चाहे जितना ढूंढे ढकोड़ लें, चाहे इतनी ढूंढे उसके भीतर हमको ऑक्सीजन के ही अणु मिलेंगे, किसी दूसरे पदार्थ के अणु उसके भीतर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें केवल जैसे हमने ऑक्सीजन को संकेत होता है O2, तो इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सब ऑक्सीजन के ही होंगे, जितने भी परमाणु होंगे ऑक्सीजन के ही होंगे।
और अगर किसी बर्तन में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो नाइट्रोजन के ही होंगे, किसी अन्य पदार्थ के परमाणु नहीं होंगे। तो और अगर हम चाहें भी तो भी अगर नाइट्रोजन को अगर हम तोड़ेंगे, नाइट्रोजन के एक अणु को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु बनेंगे, यानी परमाणु किसके रहेंगे, नाइट्रोजन के ही रहेंगे, किसी अन्य पदार्थ के परमाणु उसमें नहीं होंगे। तो ये कहलाते हैं तत्व, यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम किसी भी विधि से 2 अलग अलग प्रकार के कणों में नहीं तोड़ सकते। अगर हम इसको तोड़ें भी, नाइट्रोजन के एक अणु को तोड़ेंगे भी तो नाइट्रोजन के ही 2 परमाणु बनेंगे, दोनों परमाणु नाइट्रोजन के ही होंगे। ऑक्सीजन को अगर तोड़ेंगे तो दोनों परमाणु क्या होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे, दोनों परमाणु यहां पर ऑक्सीजन के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन के परमाणु को तोड़ो तो एक परमाणु ऑक्सीजन का बने, एक परमाणु नाइट्रोजन का बन जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर उस बर्तन में या उस सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन गैस ही भरी है तो उसमें जितने भी परमाणु हैं वो सब ऑक्सीजन के ही होंगे, किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु नहीं होंगे। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनते हैं। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे पानी, जैसे बताया हमने तुमको, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। तो H2O क्या है, इसमें 2 प्रकार की चीजें दिख रही हैं, एक क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे हमको और ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे। तो यहां पर हमको 2 प्रकार के परमाणु प्राप्त होंगे, वो क्या होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु। तो यौगिक, ये पानी क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, क्योंकि ये कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ये बना है। अब वो निश्चित अनुपात क्या है, तुम देख रहे हो, उसका सूत्र क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। पानी तुम कहीं से भी लाओगे, अगर उसमें पानी है वो तो क्या होगा, वो H2O ही होगा, यानी उस पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। चाहे किसी भी विधि से इसको हम पानी बनाएं, पानी को हम चाहे जहां से लेकर के आए या चाहे जैसे हम पानी बनाएं, अगर वो पानी है तो उसका एक अणु जो होगा वो सदैव H2O ही होगा। पानी का एक अणु जो होगा वो सदैव H2O ही होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो 2:1 ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2 और 1 ही होगा, यानी 2 भाग जो है वो हाइड्रोजन होगी और 1 भाग जो है वो ऑक्सीजन होगी। पानी को हम चाहे जहां से बनाएं, चाहे जिस विधि से बनाएं, तो पानी है तो वो उसका अनुपात निश्चित होगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक यौगिक है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। अब जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 प्रकार की चीजें यहां दिख रही हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है और इस अणु के बनने में, इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनने में कार्बन का 1 परमाणु लग रहा है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लग रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कैसे बना है, कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर के बना है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1:2। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1:2। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे जैसे बनाएं, चाहे हम किसी पदार्थ को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड देखें, या हम जो सांस में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम वो कार्बन डाइऑक्साइड लें, या किसी अन्य रासायनिक क्रिया के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी बनेगी हमेशा वहां पर कार्बन का 1 परमाणु होगा और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी भी विधि से बनाएं जी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में सदैव कार्बन का 1 परमाणु तथा अणु नहीं, कार्बन का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अणु तो ये खुद है, अणु तो ये खुद है। अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। अणु जब टूटते हैं तो परमाणु बनते हैं,
तो अगर इसके अणु को हम तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा, कार्बन का एक परमाणु निकलेगा और ऑक्सीजन के 2 परमाणु उत्पन्न होंगे। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के मिलने से होता है, और एक निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। वो निश्चित अनुपात क्या है, 1:2। यानी अगर एक कार्बन का परमाणु होगा तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कार्बन के 10 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बताओ। कार्बन का अगर एक परमाणु है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु इस्तेमाल होते हैं। अगर कार्बन के 10 परमाणु होंगे तो ऑक्सीजन के कितने इस्तेमाल होंगे, 20। तो ऑक्सीजन के कितने इस्तेमाल होंगे, 20। लेकिन कार्बन के एक अणु में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होंगे, तो कुल कितने अणु बनेंगे, कुल कितने अणु बनेंगे, यहां पर जितने कार्बन होंगे उतने अणु बनेंगे, क्योंकि वो एक भाग है। तो कार्बन कितने हैं, 10। तो 10 कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, 20। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बन जाएंगे, 10 अणु बन जाएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के यहां पर 10 अणु, अगर हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु लिखें तो 10 अणु में कितने होंगे, 10 कार्बन होंगे और 20 ऑक्सीजन होंगे। 20 ऑक्सीजन होंगे। यानी जितना कार्बन होगा उसकी 2 गुनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए जितना हम कार्बन अणु के अणु लेंगे उसके 2 गुने अणु हमको ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे। उसी प्रकार से पानी का एक अणु बनाने के लिए, पानी का एक अणु बनाने के लिए हम जितने अणु हाइड्रोजन के लेंगे उसके आधे अणु हमको ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर अनुपात क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2:1। तो अगर हम हाइड्रोजन के 10 अणु लेते हैं तो ऑक्सीजन के कितने अणु लेने पड़ेंगे हमको, 5। उसके आधे, क्योंकि यहां पर अनुपात क्या है, 2:1। 2 का आधा 1 होगा ना। तो अगर हम यहां पर हाइड्रोजन के 10 परमाणु लेंगे तो हमको कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 5। हमको ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 5 परमाणु चाहिए होंगे। तो 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन मिलकर के कितने अणु बनेंगे, पानी के 5 अणु। 5 अणु बन जाएंगे। जिसका भाग 1 हो उतने अणु बनेंगे, जिसका भाग 1 होगा उसके उतने अणु बनेंगे। हाँ जी। जो चीज यहाँ पर एक कौन सी चीज थी, कार्बन। कार्बन हमने कितना लिया, 10। तो 10 अणु बनेंगे। यहाँ पर एक क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हमने कितने परमाणु लिए हैं, 5। तो कितने परमाणु बनेंगे, कितने अणु बनेंगे, 5। तो इस हिसाब से यानी यौगिक, ये सब क्या है, यौगिक हैं। ऐसे ही एक होता है अमोनिया, NH3। ये भी क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिल करके इसका एक अणु बनना है। इसको कहते हैं अमोनिया, इसको कहते हैं अमोनिया। ठीक, तो अमोनिया का एक अणु है ये, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 1:3। 1:3। तो इन तीनों प्रकार के उदाहरणों में तुमने देखा कि यौगिक क्या है, वो पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, यौगिक। तो यहां पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु होंगे और परमाणु होंगे, और यहां पर क्या है, यहां पर जितने परमाणु हैं वो सब एक ही जैसे होंगे। 2 प्रकार के यहां पर परमाणु नहीं उत्पन्न होंगे। अगर हम ऑक्सीजन का अणु को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु बनेंगे, नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन के ही 2 परमाणु बनेंगे, और दोनों परमाणु एक जैसे होंगे, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ही हैं, इसलिए वो दोनों ही परमाणु कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन यहां पर हम तोड़ेंगे तो 2 प्रकार के परमाणु बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और पदार्थ होता है ग्लूकोज, C6H12O6। अब इसमें 3 प्रकार की चीजें हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पर 3 प्रकार के, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या दिख रहा है हमें, किन किन चीजों से मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ क्या है, एक यौगिक है।
अब यहाँ पर अनुपात कितना है, अनुपात कितना है, तो इसको काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम, यानी क्या आएगा 1 2 1, 1 2 1, यानी 1 भाग कार्बन होगी तो 2 भाग हाइड्रोजन होगा और 1 भाग ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो अगर हमको 6 अणु बनाने हैं तो क्या होगा, कार्बन का हम 6 लेंगे और हाइड्रोजन के, अगर 1 अणु बनाना है तो कार्बन के हम 6 लेंगे, हाइड्रोजन के 12 लेंगे और ऑक्सीजन का 6 लेंगे, तब ग्लूकोज का 1 अणु बनेगा। तो ग्लूकोज भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, पानी क्या है, एक यौगिक है, अमोनिया क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि ये सभी 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। कार्बन नाइट्रोजन क्या है, तत्व है। ऐसे ही सोडियम क्या है, ये भी तत्व है। एल्यूमिनियम क्या है, एक तत्व है, क्योंकि इसमें सब परमाणु एक ही जैसे हैं, सब परमाणु जो है वो एक ही जैसे हैं। अब देखो यहाँ पर 2 अक्षर लिखे गए हैं, एक लिखा गया है N, एक लिखा गया है A। एक अक्षर को हमने कैपिटल लिखा है, एक अक्षर को हमने स्मॉल लिखा है। अगर ऐसे लिखा है कहीं पर 2 अक्षर लिखे हो जिसमें से पहला लेटर कैपिटल हो, दूसरा लेटर स्मॉल हो, तो इसका मतलब होता है कि ये पूरा एक ही पदार्थ है। देखो अगर हम ऐसे लिखें C और स्मॉल O और ऐसे लिखें कैपिटल C और कैपिटल O, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक जैसी चीजें नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये C कैपिटल लिखा गया है और O स्मॉल लिखा गया है, इसका मतलब ये दोनों मिला के एक ही परमाणु हुआ, ये दोनों मिला करके एक ही परमाणु हुआ। इसको कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेत ये होता है C स्मॉल O, और C कैपिटल हो, O भी कैपिटल हो, तो इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होगा, ये एक यौगिक होगा, ये एक तत्व होगा और ये क्या होगा, यौगिक होगा, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के परमाणु हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन। यहां पर ये छोटा O लिखा है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, ये इसी कोबाल्ट को लिखते हो, कोबाल्ट COBALT। तो C और O मिला करके इसका संकेत बनाया गया, क्योंकि केवल C नहीं बनाया जा सकता। अगर केवल C बनाया जाएगा तो C से कार्बन भी होता है, C से कार्बन भी होता है। इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस बनाने के लिए क्या किया गया है, उसके एक अक्षर को छोटा लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसके अगले दूसरे लेटर। अगर दूसरा लेटर लिखना पड़ता है किसी का संकेत बनाने के लिए, तो हम दूसरा लेटर जो है संकेत में हम छोटा लेटर लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और मिला करके वो पूरा एक ही परमाणु माना जाता है। वो आई बात समझ में। तो यहाँ पर जितने भी परमाणु होंगे ऑक्सीजन में, वो सब ऑक्सीजन के ही होंगे। नाइट्रोजन में सारे परमाणु नाइट्रोजन के होंगे, एल्युमिनियम में सारे परमाणु एल्युमिनियम के होंगे, सोडियम में सारे परमाणु सोडियम के ही होंगे। तो ये कैसे पदार्थ हैं, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, 2 प्रकार के परमाणु नहीं पाए जा रहे हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं तत्व। और जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उनको हम कहते हैं यौगिक। आई बात समझ में। तो ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक, समझ में आई बात। ये तत्व और यौगिक का मतलब समझ में आया, क्या क्या होता है। यस सर जी, ठीक से हाँ बताओ क्या होता है, बताओ अक्षय, बताओ। यस सर जी। तत्व किन्हें कहते हैं, बताओ क्या समझ में आया। अपनी भाषा में जवाब दो, किताब वाली भाषा नहीं। तुम क्या समझे पहले हमको समझ में आवे। सर जी, जिनके एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, उन्हें एलिमेंट कहते हैं। शिवम तुम बताओ। तो सॉरी पार्थ, शिवम नहीं, पार्थ बताओ। यस सर। बताओ तत्व किन्हें कहते हैं। सब तत्व उन्हें कहते हैं जिनमें एक ही परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके एक अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी जिनके अणु को तोड़ने पर केवल एक ही प्रकार के परमाणु बनते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। यौगिक किन्हें कहते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक क्या है, एक पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें जिनके एक अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, जिनके एक अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, ये जरूरी है बात, अनुपात निश्चित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जहां से बनाओगे तुम,
C का 1 और ऑक्सीजन का 2 ही रहेगा, 1 और 2 का अनुपात ही रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन में। पानी को चाहे जहां से बनाओगे, चाहे जैसे बनाओगे पानी, उसके एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2 और 1 ही रहेगा। तो निश्चित अनुपात में, क्योंकि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। रासायनिक संयोग के कारण वो पदार्थ बनते हैं। और कैसा रासायनिक संयोग? एक निश्चित अनुपात में। और कितने प्रकार के परमाणु? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु। आई बात समझ में? तो तत्व और यौगिक ये दोनों क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। अणुओं में परमाणु एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन अणु सभी एक जैसे ही होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अशुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं। जब शुद्ध पदार्थ पढ़े हैं तो अशुद्ध पदार्थ भी होंगे। अब अशुद्ध पदार्थ किन्हें कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस, ये किन्हें कहेंगे? जिनमें सर मिलावट होगी। जिनमें मिलावट अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। यस सर जी, मिश्रण। मिश्रण या अंग्रेजी में कहते हैं इसको मिक्सचर। सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों को मिश्रण है। देखो यौगिक में हमने तुमसे बताया था कि यौगिक में तुमको बताया कि ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं और रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। लेकिन यहां पर अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देने से केवल, लेकिन उनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है। तो अगर हम नमक और चीनी को एक ही में मिला दें तो क्या होगा? उनके बीच में कोई क्रिया होगी? कोई नई चीज बनेगी? नहीं सर जी। अगर हम नमक और चीनी दोनों को पीस करके एक ही में मिला दें, मिक्स कर दें, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई क्रिया होगी? नहीं होगी। क्या कोई नया पदार्थ बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हमको उसको चखने को दिया जाए तो हम चख के ये बता देंगे कि उसमें चीनी भी मिली है और नमक भी मिला है। हम दोनों पदार्थों को पहचान सकते हैं जी। चख के, थोड़ा सा चख के हम उसको बता सकते हैं कि टेस्ट करके कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। मिलावट बता सकते हैं ना? मिलावट है उसमें। हम उसको मतलब ये है कि हम उसको पहचान भी सकते हैं। किसी भी अनुपात में मिला दिया गया लेकिन उनके बीच में कोई क्रिया नहीं हुई, तो जब क्रिया नहीं होगी तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। यानी जो पदार्थ है वो वैसा का वैसा ही वहां पर मिला रहेगा। और अगर वही पदार्थ मिला रहेगा तो उस पदार्थ के गुण भी तुमको मिलेंगे। अब नमक का गुण क्या होता है? कि वो नमकीन होता है। चीनी का गुण क्या होता है? वो मीठी होती है। तो जब तुम उसको टेस्ट करोगे, उसको चखोगे, तो क्या होगा? तुम्हें नमकीन भी लगेगा और कहीं पर तुमको मीठा भी लगेगा। तो तुम ये पहचान जाओगे कि इस मिश्रण में क्या मिला है? नमक मिली है और चीनी मिला है। ठीक है ना? अगर उसमें हम थोड़ा सा मिर्चे का पाउडर भी मिला दें तो पहचान जाएंगे इसमें मिर्ची मिली है। तब भी तुम तीनों चीजें पहचान जाओगे कि इसमें नमक भी है, चीनी भी है और मिर्च भी है। होगा ना? तुम तीनों चीजें पहचान के बता सकते हो, टेस्ट करके तुम बता सकते हो कि इसमें हमने क्या क्या मिलाया है। कर सकते हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं। केवल मिला देना है, उसको बस सिर्फ मिला करके मिक्स कर देना है बस। अब इसमें खासियत क्या होती है? अब यहां पर देखो, यौगिक में हमने तुमको बताया था कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा बनते हैं और उसमें एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच को जब हम मिलाएंगे तो इनके बीच में क्रिया हो जाएगी और क्या पदार्थ बन जाएगा? एक नया पदार्थ बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक? कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? इनके बीच में रासायनिक क्रिया होगी और उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी।
ठीक है, जी समझ में आ रहा है? अब जी ये सर। कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी गुण होंगे, वो गुण ना तो कार्बन से मिलते जुलते होंगे, ना ही ऑक्सीजन से मिलते जुलते होंगे। ऑक्सीजन से मिलते यानी होंगे। जो पदार्थ यहाँ पर जो पदार्थ बनता है उसके गुण बदल जाते हैं, और जिन पदार्थों से मिल करके बन रहा है उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जी जी कार्बन डाइऑक्साइड के गुण जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के गुण न तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण न तो कार्बन से मिलेंगे और न ही ऑक्सीजन से मिलेंगे। इसके गुण जो होंगे बिल्कुल नए होंगे। लेकिन अगर हमने चीनी और नमक मिला दिया है, चीनी और नमक मिला दिया है, तो जो ये मिश्रण बना, इस मिश्रण में पहली बात तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इन दोनों का सिर्फ मिश्रण बन जाएगा और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो चीनी और नमक को जब हम मिलाते हैं तो उनका मिश्रण बन जाता है, कोई नई चीज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि चीनी और नमक के बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। लेकिन जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यहाँ पर रासायनिक क्रिया हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, एक नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पर यह मिश्रण क्या है? कोई नया पदार्थ नहीं है। साथ ही साथ ये जो यहाँ पदार्थ बन रहा है, इसमें इसके गुण जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। जिन पदार्थों से मिलकर के ये बन रहा है उससे बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं होंगे। अब किन पदार्थों से मिलकर बन रहा है ये? कार्बन से और ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गुण न तो कार्बन से मिलते जुलते होंगे ना ही ऑक्सीजन से मिलते, इसके गुण बिल्कुल अलग होंगे। अब यहाँ पर क्या है? चीनी और नमक से का ये मिश्रण बन रहा है, तो इस मिश्रण के जो गुण होंगे उसमें चीनी के भी गुण होंगे और नमक के भी गुण होंगे। यानी इस मिश्रण को, तभी तुमने कहा कि जब इस मिश्रण को अगर हम चखेंगे तो हमको चीनी का भी गुण महसूस होगा और नमक का गुण भी महसूस होगा। यानी मिश्रण वो पदार्थ हुआ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हम मिला दें किसी भी अनुपात में, कोई जरूरी नहीं कोई अनुपात हो। यहाँ पर तो अनुपात है कि 1:2 का अनुपात में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई अनुपात नहीं होगा। हम 1 चम्मच नमक में 2 चम्मच चीनी मिला दें, चाहे 2 चम्मच नमक में 1 चम्मच चीनी मिला दें, या 4 चम्मच चीनी मिला में एक चम्मच नमक मिला दे, कुछ भी मिला दे, वो क्या कहलाएगा? मिश्रण ही कहलाएगा। और उस मिश्रण में, इस मिश्रण में चीनी के गुण भी होंगे और नमक के भी गुण होंगे। यानी मिश्रण वो पदार्थ होते हैं जो जिन पदार्थों से मिलकर के बनाए जाते हैं उन पदार्थों के गुण उनमें विद्यमान रहते हैं, पाए जाते हैं, उनके गुण खत्म नहीं होते हैं। अगर खत्म हो जाए तो फिर तुमको इस मिश्रण को अगर तुम चखोगे तो तुमको चीनी का स्वाद नहीं महसूस होगा या नमक का स्वाद तुम्हें महसूस नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मिश्रण होते हैं उनमें नमक का तुमको स्वाद भी महसूस होगा और चीनी का स्वाद भी महसूस होगा। यानी उसके गुण गायब नहीं हुए, यहाँ पर गायब हो जाते हैं। तो यौगिक में जिन पदार्थों से मिलकर के यौगिक बनता है उसके गुण बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और नए पदार्थ जो बनता है उसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। मिश्रण में जो जिन पदार्थों से मिला करके मिश्रण बनाया जा रहा है उन पदार्थों के गुण मौजूद रहते हैं, वो गायब नहीं होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, और यहां पर कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। आई बात समझ में? अब जैसे तुम मकान बनाया था तो मसाला बनाया जाता है ईंटें जोड़ने के लिए, उसमें क्या मिलाया जाता है? सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी कौन मिलाता है? सीमेंट, मोरंग, बालू में मिट्टी कौन मिलाता है? गिट्टी मिट्टी नहीं, गिट्टी चलो गिट्टी मिलाई जाती। तो ये सब चीजें मिला करके क्या बनता है? वो क्या कहलाएगा? वो यौगिक कहलाएगा कि मिश्रण कहलाएगा? बताओ सर जी। मिश्रण कहलाएगा। वो मिश्रण कहलाएगा। क्यों? हम उसमें पदार्थों को देख सकते हैं कि इसमें सीमेंट भी मिली है, इसमें गिट्टी भी मिली है, इसमें बालू भी दिख रही है, उसमें बालू भी दिखाई देगी तुमको, उसमें मोरंग अगर मिलाएगी तो मोरंग भी दिखाई देगी, मोटे मोटे कण उसके दिखाई देंगे मोरंग के। यानी तो मिश्रण में जो भी मिश्रण जिन जिन चीजों को मिला करके बनाया गया होगा उन सभी चीजों को तुम पहचान सकते हो। समझ में आई बात? इसमें क्या मिला है? हाँ, कि इसमें क्या क्या मिला है ये हम पहचान सकते हैं। तो ये कहलाते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। इनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, कोई भी किसी भी अनुपात में इनको मिला करके बना सकते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है? ये अनुपात निश्चित होता है। हम किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी।
कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगी हमेशा 1 और 2 के अनुपात में ही बनेगी। उस अणु में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:2 ही रहेगा। पानी का अणु जब भी बनेगा, पानी का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, तो पानी का अणु चाहे जैसे बनेगा उसमें अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 ही रहेगा। ये निश्चित है बिल्कुल, इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो फिर वो पानी का अणु नहीं कुछ और बन जाएगा। लेकिन मिश्रण में कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। कभी हम मसाला बनाते हैं तो उसमें 6:1 का मसाला बनाते हैं, कई बनाते हैं तो 3:1 का मसाला बनाते हैं सीमेंट मोरन का। तो हमको जो चाहिए होता है वो हम बना सकते हैं मिश्रण में, लेकिन यौगिक में हम जो चाहें वो नहीं बना सकते। जो होता है बस वही होता है, हम उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। पानी के अणु में 2 और 1 का अनुपात होता है तो बस है, उसको तुम बदल नहीं सकते हो कि पानी के अणु का तुम अनुपात बदल दो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण में हम बदल सकते हैं। 1 चम्मच चीनी बजाय 2 चम्मच चीनी मिला दें उसमें, 5 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक का बना लें। मिश्रण किसी भी अनुपात में बना सकते हैं, और अब पहचान भी सकते हैं उसको कि उसमें क्या क्या मिलाया हमने, चाहे देख के चाहे चख के। यानी मिश्रण में अवयवी पदार्थों मतलब जिनसे मिल करके वो बना है। अवयवी पदार्थों का मतलब है कि जिन पदार्थों से मिलकर के ये मिश्रण बनाया गया है, मिला करके उन पदार्थों को कहेंगे अवयवी पदार्थ, यानी उनके अवयव हैं, मिश्रण के अवयव हैं ये। तो उसके गुण जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं, वो गुण खत्म नहीं होते। तो ये 3 चीजें समझ में आई। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होता है। समझ में आई बात? यस सर। अभी कुछ समझ में आया हो तो बता दो कहीं पर भी। तो गया सर अभी तो। सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो अगली बात। अब तुमने पढ़ा मिश्रण। ये मिश्रण भी जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी मिश्रण, एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? देखो, अगर हम पानी में नमक 1 चम्मच डाल दें और उसको खूब अच्छे से घोल दें तो क्या बन जाएगा? नमक का घोल बन जाएगा। ठीक, खूब अच्छी तरह से हम घोल देंगे तो क्या होगा कि हम उस घोल से 1 चम्मच घोल निकाल करके हम पी करके देखेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा जितना हम कहीं और से निकाल के देखेंगे। यानी जैसे किसी कटोरे में हमने बना लिया है मिश्रण को, तो उस कटोरे में हम चाहे जहां से भी उसका 1 चम्मच निकाल लें, 1 चम्मच घोल वो हम चाहे कहीं से भी ले लें, चाहे कहीं का मतलब चाहे ऊपर से लें, चाहे नीचे से लें, चाहे उसके अगल बगल किसी भी स्थान से हम थोड़ा सा द्रव अगर ले लेंगे वो, तो उसका स्वाद बराबर होगा सब जगह। यानी जैसे हमने ये पानी लिया, इसमें हमने नमक घोल लिया या चीनी घोल लिए, कुछ भी घोल लिया है, इसमें से अगर हम 1 चम्मच निकालते हैं, मान लो अलग बर्तन में हमने 1 चम्मच निकाल लिया, इसमें अगर हम अणुओं की संख्या ज्ञात करें, मान लो ये हमने निकाला 5 ml, 1 चम्मच में लगभग 5 ml होता है। 5 ml हमने इसका पानी निकाल लिया। कहां से निकाला? इधर किनारे से निकाल लिया, चुपके से धीरे से चम्मच डाल के इधर किनारे से निकाल लिया पानी। ठीक, अब इस पानी में मान लेते हैं कितने अणु हैं नमक के? मान लेते हैं कि 1000 अणु हैं नमक के। ठीक, अब हमने क्या किया, 1 चम्मच पानी इधर कोने से निकाल लिया, किसी गिलास में इधर कोने की तरफ चम्मच लगाई इधर से, और इधर से एक कोने से थोड़ा सा पानी निकाल लिया दूसरे बर्तन में। तो इसमें भी क्या होंगे, इसका भी 5 ml निकाला, तो इस 5 ml में भी कितने होंगे? 1000 अणु ही होंगे। यानी हम पानी के अणुओं में जो नमक के अणु हैं वो बिल्कुल बराबर मात्रा में वितरित हो जाते हैं, बट जाते हैं, फैल जाते हैं, बट जाते हैं या वितरित हो जाते हैं, या पानी के अणुओं के बीच में बिल्कुल वो बराबर मात्रा में फैल जाते हैं। यानी सब जगह पर इस घोल की जो बनावट होगी वो एक ही जैसी होगी। हम कहीं से भी 5 ml पानी इसमें से निकाल लेंगे, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे इधर से, चाहे इधर से,
उस पानी के 5 ml में हमेशा लगभग 1000 अणु ही होंगे, लगभग 1000, 2-4 कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग 1000 के आसपास ही अणु होंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसका संघटन, ऐसा मिश्रण जिसका संघटन, संघटन का मतलब बनावट, उसका जो, उसकी जो बनावट है, यानी उसमें जो अणु पाए जा रहे हैं उनकी जो रचना है वो सब जगह पर एक जैसी होती है, वो सब जगह पर एक जैसी ही रहती है। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसका संघटन पूरे द्रव्यमान में एक समान रहता है, बराबर से सब जगह बिल्कुल बराबर से फैल जाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। आई बात समझ में? बताओ, अब मतलब कुछ समझ में आया? यस सर जी। तो ये कहलाता है समांगी मिश्रण। तो हम किसी भी द्रव में अगर कोई ठोस घोलते हैं तो हमेशा जो विलयन बनता है वो हमेशा समांगी मिश्रण ही होता है। फिर दूसरा है विषमांगी। अब विषमांगी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब उस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है। यहां पर क्या है, मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, और विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है। जैसे हमने सीमेंट और मौरंग और बालू का मिश्रण मिला लिया, खूब अच्छा, अपने हिसाब से तो हमने खूब अच्छे से मिला लिया है, लेकिन चाहे जितने अच्छे से मिला लें वो बिल्कुल बराबरी से नहीं मिल सकता। अगर हम एक मुट्ठी 3-4 जगह से, अलग अलग जगहों से तो एक एक मुट्ठी निकाल के अगर उसमें हम हिसाब लगाएंगे तो कहीं पर सीमेंट ज्यादा होगी, तो कहीं पर मौरंग ज्यादा होगी, कहीं पर बालू ज्यादा होगी, यानी वो बिल्कुल एक जैसा नहीं आएगा। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान ना हो, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आई बात समझ में? जैसे तेल और पानी को मिला दो तो क्या होगा, चाहे इतना मिला दो मिलेगा ही नहीं ढंग से, कहीं पर तेल ज्यादा होगा, कहीं पर पानी ज्यादा मिलेगा। एक चम्मच हम उसमें से निकालेंगे, उस घोल से 1 चम्मच निकालेंगे तो कभी तेल ज्यादा निकल आएगा, कभी पानी ज्यादा होगा उसमें, उस 1 चम्मच में होगा ना। तो ये सीमेंट और बालू का मिश्रण जो बनाया वो भी विषमांगी मिश्रण ही होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक। तो तुमने आज क्या क्या पढ़ लिया? शुद्ध पदार्थ पढ़ लिए। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। फिर यौगिक क्या होते हैं? यौगिक के बारे में तुमने पढ़ लिया, हाँ। और फिर अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ लिया कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, यानी मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, ये भी तुमने पढ़ लिया। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तुमने पढ़ लिया। इतना अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो आज फिर इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे फिर अब कल पढ़ाएंगे।